एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ सोबिया अमीन। बेटा 9th क्लास के ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ के नेक्स्ट लेक्चर के साथ आज हमने पढ़ना है बेटा टॉर्क के बारे में। अच्छा, इससे जो पीछे हमने पढ़ा था वो था रिजिड बॉडी एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। वहाँ से हमने एक बात बेटा सीख ली थी कि अगर किसी बॉडी के ऊपर हम एंगुलर डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं ना, तो उसमें एंगुलर एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होता है और वो एंगुलर एक्सेलेरेशन बॉडी में रोटेशन प्रोड्यूस कर सकता है। और रिजिड बॉडी क्या होती है बेटा कि वो बॉडी जिसके ऊपर फोर्स अप्लाई की जाए तो बॉडी में किसी किस्म की डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस नहीं होती, उनके पेयर्स ऑफ सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस चेंज नहीं होता। दैट बॉडी इज कॉल्ड दी रिजिड बॉडी। और एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या था? ए लाइन और ए पॉइंट अलॉन्ग विच ए बॉडी रोटेट इज कॉल्ड दी एक्सिस ऑफ रोटेशन। उसमें हमने कंसिडर की थी एक रिजिड बॉडी जो कि रोटेट करती है अबाउट ए लाइन। उसमें जितने पेयर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो उसी लाइन के अक्रॉस जो है वो सर्कल करते हैं, और इस पेयर ऑफ पार्टिकल्स की जो सर्कुलर मोशन है बेटा उसमें एज ए होल वो रिजिड बॉडी उस एक पॉइंट और एक लाइन के अक्रॉस रोटेट करती है, एंड दैट लाइन इज कॉल्ड दी एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब इसमें बेटा हमने बात की थी कि फोर्स के अप्लाई करने से बॉडी में रोटेशन प्रोड्यूस होती है। मेरे हाथ में ये मार्कर है, मैं इसके दोनों डायरेक्शन में यानी इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ और इधर नीचे की तरफ फोर्स अप्लाई करूँगी तो ये रोटेशन जो है वो शुरू कर देगी। अगर इसमें मैं इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करती हूँ तो लीनियर मोशन प्रोड्यूस होती है, लेकिन अगर इसमें हम एंगुलर डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं ना बेटा तो बॉडी में रोटेशन प्रोड्यूस हो जाती है। अब इसमें हमने बात करनी है टॉर्क के बारे में। टॉर्क बेसिकली टर्निंग इफेक्ट होता है, बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करने से बॉडी में रोटेशन प्रोड्यूस हो जाती है, तो जो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स कहलाता है टॉर्क। यानी फोर्स के अप्लाई करने से बॉडी में क्या चीज़ प्रोड्यूस होगी? रोटेशन प्रोड्यूस होगी। तो वहाँ पे इस क्वांटिटी को नाम क्या दे दिया गया बेटा? टॉर्क। और टॉर्क कहा जाता है या फिर मूवमेंट ऑफ फोर्स कह दिया जाता है। यानी आपकी बुक में ये दो चीज़ें हैं, दोनों को हमने सेम डेफिनेशन के साथ डिस्क्राइब किया हुआ है कि टॉर्क क्या है बेटा? टर्निंग इफेक्ट ऑफ दी फोर्स, यानी फोर्स के लगाने से बॉडी टर्न करना शुरू कर दे, रोटेशनल इफेक्ट उसमें प्रोड्यूस हो जाए, उसमें एक एंगुलर मोशन शुरू हो जाए, तो तब हम बात करते हैं बेटा कि बाय अप्लाइंग दी फोर्स बॉडी रोटेट कर रहा है, एंड दी टर्निंग इफेक्ट ऑफ दी फोर्स दैट इज कॉल्ड दी टॉर्क। और टॉर्क को हम मूवमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं। ठीक है, टॉर्क का दूसरा नेम क्या है बेटा? मूवमेंट ऑफ फोर्स। तो सबसे ऊपर मैंने इसीलिए लिख दिया है ताकि आपको यहाँ क्लियर हो बेटा। अगर आपको आता है क्वेश्चन डिफाइन मूवमेंट ऑफ फोर्स तो फौरन से आपने टॉर्क की ही डेफिनेशन लिखनी है। अगर आपको आता है डिफाइन टॉर्क तो तब भी आपने टॉर्क की डेफिनेशन लिखनी है। टॉर्क क्या है? द टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स इज कॉल्ड द टॉर्क। और टॉर्क में हम एग्जाम्पल क्या दे रहे हैं बेटा कि आप जो है पेंसिल शार्पनर के अंदर शॉर्प करती हो तो आप उसको उसके अंदर जो है फिक्स करने के बाद आप उसके ऊपर फोर्स लगाना शुरू कर देते हो तो बॉडी जो है वो पेंसिल एक एक्सिस के क्रॉस क्या शुरू कर देती है? रोटेशन शुरू कर देती है। तो यहाँ भी ये एग्जांपल है बेटा, इसमें टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ बाय अप्लाइंग दी फोर्स, तो ये भी एग्जांपल किसकी होगी? टॉर्क की होगी। इसी तरह आप वाटर टैप खोलते हो, आप जो है वाटर टैप में फोर्स लगाते हो और उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोशन शुरू कर देते हो उसकी, तो इन दैट केस बॉडी वो जो वाटर टैप है वहाँ से पानी निकलना शुरू हो जाता है, और जब आपने उसको बंद करना होता है तो आप उसकी डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन चेंज कर देते हो और उसको बंद कर देते हो। तो वो भी एक एक्सिस के क्रॉस जो है उसकी रोटेशन है उस वाटर टैप की। तो वहाँ पे भी हम बात करते हैं कि फोर्स के अप्लाई करने से बॉडी में क्या चीज़ प्रोड्यूस हुई है? टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो गया। ये भी एग्जांपल है किस चीज़ की बेटा? टॉर्क की। तो थर्ड एग्जांपल हमने बात की है बेटा टर्निंग डोर नॉब आर आल्सो एग्जांपल ऑफ दी जो है दैट इज दी टॉर्क। आप डोर ओपन करते हो, जैसे अगर मैं इसको शो करूँ बेटा कि ये आपके पास एक डोर है और ये है बेटा इसका वो हैंडल, यहाँ से हम इसको पकड़ रहे हैं
और ये इसके हिंग्स हैं बेटा, ये 3 जगह पे ये हिंग्स लगे होते हैं जहाँ से ये डोर जो है ये खुलेगा, ओपन होगा। ओपनिंग के लिए मैंने थोड़ा दिखा दिया है। ओके, ये देखिए बेटा, ये पॉइंट इसके क्रॉस ये डोर जो है ये मूव करेगा, रोटेट करेगा। ये पॉइंट, ये 3 जो हैं ये डोर हिंग्स कहलाते होते हैं। ये इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गई, यानी इसके अक्रॉस ये डोर जो है वो क्या करेगा, रोटेट करेगा। ये पॉइंट्स क्या है, इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये हैंडल से हम जो है वो लगाते हैं फोर्स, और ये डोर जो है या खुल सकता है या क्या हो सकता है, बंद हो सकता है। तो फोर्स के अप्लाई करने से ये डोर अपने इन एक्सिस के क्रॉस क्या किया, उसने रोटेशन शुरू की। द टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स इज कॉल्ड दी टॉर्क। ठीक है, अब ये देखो बेटा कि जब आपने डोर खोलना होता है ना, तो आप इस हैंडल पे फोर्स लगाते हो। आपने इसको खोलना है, आप इसको बाहर की तरफ खींचोगे, तो जब आप इसको बाहर की तरफ खींचोगे तो इन दैट केस ये डोर जो है इस तरफ खुल जाएगा। लेकिन अगर आप इस हैंडल पे फोर्स नहीं लगाते हो, यहाँ पे फोर्स अप्लाई करते हो, यानी इस हिंग के करीब जो है आप फोर्स अप्लाई करते हो, तो आपके लिए इस डोर को ओपन करना और क्लोज करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, तो अब ये जो रोटेशन प्रोड्यूस होती है ना बेटा, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें काउंट करती हैं कि एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ है और फोर्स किस तरह एक्सिस ऑफ रोटेशन से अप्लाई हो रही है। ये 2 चीज़ें बड़ी काउंट करती है टर्निंग इफेक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए। तो टर्निंग इफेक्ट क्या है, टॉर्क, और टॉर्क का दूसरा नेम क्या है बेटा, मूवमेंट ऑफ फोर्स। तो अब इसमें अगर हम एग्जांपल लेते हैं, आप इसकी घर पे प्रैक्टिस करके देख सकते हो बेटा कि आपने डोर को ओपन करना ना, तो आप हैंडल पे फोर्स लगाओगे, डोर खुलेगा और बंद होगा। लेकिन अगर आप इन हिंग के क्रॉस, यानी ये इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना, यहाँ से इस डोर को ओपन करने की कोशिश करो या क्लोज करने की कोशिश करो, इट रिक्वायर टू मच फोर्स टू ओपन और क्लोज द डोर। अब वो क्या चीज़ है जो कि टॉर्क के इफेक्ट को ज़्यादा करती है, और वो क्या चीज़ है जो कि टॉर्क के इफेक्ट को कम करती है। इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे बेटा कि आपने अगर किसी नट को टाइट करना है या किसी नट को ओपन करना है, तो आप स्पैनर यूज़ करते हो। ठीक है, आप स्पैनर यूज़ करते हो, तो स्पैनर, कुछ स्पैनर होती हैं जिनकी जो लेंथ है ना, फॉर एग्जांपल ये एक नट है, मैंने नट को टाइट करना है या मैंने इस नट को जो है ओपन करना हो, तो मैं एक स्पैनर यूज़ करूँगी। ये मेरे पास है जी एक स्पैनर। ये स्पैनर जो है इसका आर्म छोटा है, यानी ये इसकी लेंथ क्या है, टोटल शॉर्ट लेंथ जो है वो स्पैनर है। दिस इज दी, ये पॉइंट कहलाएगा बेटा, ये जो नट है हमने जिसको टाइट करना है, ये कहलाएगा इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, ये हमारे पास है जी स्पैनर, और ये स्पैनर है जी शॉर्ट आर्म स्पैनर, यानी छोटा है एक स्पैनर, इसको मैं लिख रही हूँ शॉर्ट आर्म स्पैनर। और एक मेरे हाथ में है जी बड़े वाला स्पैनर, उसी नट को मैंने टाइट करना है। लेकिन अब जो है मैंने स्पैनर यूज़ किया लॉन्ग आर्म स्पैनर, यानी ये जो स्पैनर मैं यूज़ कर रही हूँ, दिस इज़ दी, ये जहाँ पे नट कसना है ये इसका होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी नट टाइट होगा या ओपन होगा, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा बेटा। और ये जो मैंने स्पैनर यूज़ किया ना, इसको चले यूँ ही रखते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये डिस्टेंस कितना होगा इसका। तो ये है बेटा लॉन्ग आर्म स्पैनर। ओके, एक नट है, मैं इस नट को टाइट करना चाह रही हूँ और मैं इसको ओपन करना चाहती हूँ। मैंने एक दफ़ा यूज़ किया बेटा शॉर्ट आर्म स्पैनर और दूसरी दफ़ा मैंने यूज़ किया है लॉन्ग आर्म स्पैनर। और मेरी प्रैक्टिस में ये चीज़ आई है कि अगर मैं शॉर्ट आर्म स्पैनर यूज़ कर रही हूँ तो मुझे फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ रही है
इस नट को ओपन करने के लिए और इस नट को क्लोज करने के लिए। लेकिन अगर मैं लॉन्ग आर्म स्पैनर यूज़ कर रही हूँ, लॉन्ग आर्म स्पैनर यूज़ कर रही हूँ, तो मुझे फोर्स कम लगानी पड़ती है। मैं इस पॉइंट पे बेटा फोर्स अप्लाई करती हूँ तो ये नट जो है वो टाइट होना शुरू हो जाएगा। अगर मैंने इसको खोलना है तो फोर्स की डायरेक्शन नीचे की तरफ बजाय जो है वो ऊपर की तरफ कर दूँगी, तो ये नट क्या हो जाएगा, ओपन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये डिपेंड करेगा कि आपने नट को टाइट करना है या फिर आपने उसको ओपन करना है। ठीक है, ये वो पॉइंट है जहाँ से मैंने फोर्स अप्लाई की, और इस केस में मुझे फोर्स कम अप्लाई करनी पड़ती है नट को ओपन करने के लिए और नट को टाइट करने के लिए। ये शॉर्ट आर्म स्पैनर में मैं जब फोर्स लगाती हूँ ना, तो यहाँ पे मुझे नट को टाइट करने में बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है एज़ कम्पेयर टू द लॉन्ग आर्म स्पैनर। तो अब हम बात करेंगे बेटा कि जो लॉन्ग आर्म स्पैनर है ना, उसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है बेटा वो पॉइंट जहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रही है। दो चीज़ें इसमें काउंट करेंगी बेटा, एक है एक्सिस ऑफ रोटेशन, वो पॉइंट, वो लाइन जहाँ पे वो बॉडी रोटेट करेगी वो कहलाएगी एक्सिस ऑफ रोटेशन, और वो लाइन जहाँ पे फोर्स अप्लाई करते हैं ना बेटा वो कहलाती है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो ये यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ये कहलाएगी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो अब इसमें हम जो है दो चीज़ों को और डिफाइन कर देते हैं बेटा, और वो डेफिनेशन किसकी होगी, एक्सिस ऑफ रोटेशन की। ये पहले भी आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ ली हुई है, फिर से एक दफ़ा इस टॉपिक के साथ भी लिखेंगे। एक्सिस ऑफ रोटेशन एक्सिस ऑफ रोटेशन की डेफिनेशन क्या होगी बेटा, ए लाइन और ए पॉइंट along which a body rotate is called axis of rotation। ठीक हो गया। और फिर हम बात करेंगे बेटा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स की, उसकी डेफिनेशन भी मैं लिख रही हूं। लाइन, इस साइड पे डेफिनेशन लिख देते हैं, ये डायग्राम थोड़ी सी मैं उस साइड पे शिफ्ट कर दूं ताकि आप लोगों को साथ साथ क्लियर हो जाए कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या है बेटा। ओके, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ओके, यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं। ये शॉर्ट आर्म स्पैनर, इसको टाइट करने के लिए ये नट है जी, ये थोड़ा लॉन्ग आर्म स्पैनर। ओके, ये है जी स्पैनर, शॉर्ट आर्म स्पैनर। और ये है लॉन्ग आर्म स्पैनर। ये पॉइंट क्या होगा जी, एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। और जहाँ फोर्स अप्लाई करेंगे दिस विल बी दी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। यहाँ भी जहाँ नट ने टाइट होना है दिस इज दी एक्सिस ऑफ रोटेशन। और जिस जगह हम फोर्स अप्लाई करेंगे दिस विल बी दी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ
फोर्स। ठीक हो गया। अब हम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स की जब डेफिनेशन लिखेंगे ना तो क्या लिखेंगे बेटा, द लाइन along which force is applied is called line of action of force. लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अब ये बेटा यहाँ पे जो शॉर्ट क्वेश्चन इसके बीच में से बन सकते हैं ना, डिफाइन टॉर्क, गिव एग्जांपल, ये अलग से शॉर्ट बन सकता है। डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, इसके बीच में क्वेश्चन शॉर्ट बन सकता है। एक्सिस ऑफ रोटेशन आएगा तो क्या लिखोगे, द लाइन अलोंग विच ए बॉडी रोटेट इज कॉल्ड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स की बेटा डेफिनेशन क्या होगी, द लाइन और ए पॉइंट अबाउट विच ए फोर्स इज अप्लाइड इज कॉल्ड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। मैं यहाँ फोर्स अप्लाई करूँगी तो ये लाइन क्या कहलाएगी बेटा, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। मैं यहाँ फोर्स अप्लाई करूँगी तो ये लाइन क्या कहलाएगी, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अब ये था बेटा एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये क्या है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। इसके बीच में ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको L से रिप्रेजेंट करते हैं एंड दिस L इज कॉल्ड मूवमेंट आर्म। मूवमेंट आर्म, इसको मूवमेंट नहीं लिखना बेटा, मूवमेंट आर्म लिखना है। ओके, परपेंडिकुलर डिस्टेंस किन दो के बीच में, एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के बीच में ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ना बेटा, ये कहलाता है मूवमेंट आर्म। ठीक है, फिर से देखिए बेटा, इसी डायग्राम से आप सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हो। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, द पॉइंट और ए लाइन अलोंग विच ए बॉडी रोटेट, दैट पॉइंट और लाइन इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ रोटेशन। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स की जब डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा, द लाइन अलोंग विच, मैं यू फोर्स अप्लाई करूंगी तो लिखूंगी द लाइन अलोंग विच ए फोर्स इज अप्लाइड, दैट लाइन इज कॉल्ड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। जब मूवमेंट आर्म की डेफिनेशन होगी ना बेटा, तो आपने इसी डायग्राम को अगर आप विजुअलाइज करोगे तो आप फौरन से डेफिनेशन को पिक कर सकते हो। आप कहोगे द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये देखिए बेटा कि इनके बीच में जो एंगल बनता है ना, ये 90 का एंगल है, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, ये क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये वो कहलाएगा मूवमेंट आर्म। तो हम इसकी डेफिनेशन क्या बोलेंगे बेटा, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड द मूवमेंट आर्म। तो जब आप मूवमेंट आर्म की डेफिनेशन लिखोगे, मूवमेंट आर्म, तो फिर आप लिखोगे बेटा द परपेंडिकुलर डिस्टेंस between axis of rotation and line of action of force and line of action of force is called moment arm, is called, आपकी जो टेक्स्ट बुक है ना बेटा, मूवमेंट आर्म को एल से रिप्रेजेंट किया हुआ। जो डिफरेंट बुक्स होती है ना उसमें थोड़ी नोटेशन भी डिफरेंट हो जाती है। कुछ बुक्स में इसको डी से भी रिप्रेजेंट किया होता है, कुछ बुक्स में इसको आर से भी रिप्रेजेंट किया होता है। लेकिन चूंकि आप लोगों के इनिशियल स्टेप्स है ना बेटा, आप फिजिक्स पहली दफ़ा पढ़ रहे हो, तो आप लोगों ने वही नोटेशंस, वही चीज़ें पिक करनी है जो आपकी टेक्स्ट बुक में है। तो मूवमेंट आर्म को ना आपकी बुक में एल से रिप्रेजेंट किया हुआ है। दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड द मूवमेंट आर्म। क्लियर हो गया? और इसके साथ मैं लिख भी रही हूं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एल,
इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एल, एल से रिप्रेजेंट कैपिटल एल से किया हुआ है, एंड इट्स यूनिट इज़ मीटर। क्योंकि ये डिस्टेंस है बेटा तो इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर, एंड इट्स यूनिट इज मीटर। ओके, ये हो गया बेटा मूवमेंट आर्म। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड द मूवमेंट आर्म। और जो टॉर्क है ना बेटा, टॉर्क दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक फोर्स है और एक क्या है, मूवमेंट आर्म। तो जो टॉर्क है ना बेटा, उसको हम लिख रहे हैं कि टॉर्क डिपेंड अपॉन टू फैक्टर्स, टॉर्क डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स। जो फैक्टर्स हैं टॉर्क के बेटा, टॉर्क डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। ओके, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, एक है फोर्स, फोर्स को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा फैक्टर है बेटा मूवमेंट आर्म। अक्सर बच्चे इसको मूवमेंट लिख देते हैं, दैट इज टोटली रॉन्ग। इसको बेटा मूवमेंट आर्म लिखना है, मूवमेंट आर्म, और इसको एल से रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, टॉर्क इनके ऊपर डिपेंड करता है, फोर्स के ऊपर, और किस चीज़ के ऊपर बेटा, मूवमेंट आर्म के ऊपर। और जो टॉर्क का फॉर्मूला है, टॉर्क का फॉर्मूला बेटा टी से रिप्रेजेंट, ये थोड़ा इटालियन स्टाइल में टी लिखा जाता है, ये टी नहीं लिखना। ये टी जो है ना बेटा, ये शो करता है टेम्परेचर को, ये टी शो करता है टाइम को, ये कैपिटल टी टेम्परेचर को, ये टी जो है वो टाइम को शो करता है। ये थोड़ा सा इटालियन स्टाइल में इसको लिखा गया है, तो इसको कुछ जो है बुक्स में इस स्टाइल से लिखा जाता है, इसको टॉ भी बोला जाता है, और ये शो करेगा टॉर्क को, और ये टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय मूवमेंट आर्म। तो ये टी जो है बेटा टॉर्क को शो कर रहा है, एफ शो कर रहा है बेटा फोर्स को, और एल शो कर रहा है मूवमेंट आर्म। ठीक हो गया, ये इसका टॉर्क का फॉर्मूला है, और यहाँ से बेटा हम पूरी डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, डिटेल दे सकते हैं। टॉर्क, टॉर्क का दूसरा नाम क्या है बेटा, मूवमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, यहाँ से हम क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच टॉर्क डिपेंड, तो आप कहोगे टॉर्क डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर, फोर्स एंड मूवमेंट आर्म, और साथ इसकी डिटेल लिखोगे ना जब, तो टॉर्क का फॉर्मूला लिखिए बेटा। और यहाँ से हम बता सकते हैं इफ द फोर्स इज ग्रेटर देन टॉर्क विल ऑल्सो ग्रेटर, और अगर मूवमेंट आर्म बड़ा होगा तो तब भी क्या होगा, टॉर्क बड़ा होगा। यानी इन दो चीज़ों को बढ़ाने से हम टर्निंग इफेक्ट को क्या कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसीलिए बेटा देखिए कि मैंने रोटेशन बढ़ानी हो, यहाँ से नट को जल्दी से मैंने टाइट करना हो, जल्दी ओपन करना हो, तो मैं शॉर्ट लेंथ स्पैनर की बजाय मैं लॉन्ग आर्म स्पैनर यूज़ करूँगी। तो ये मेरे लिए ज़्यादा जो है वो फैसिलिटेट करेगा, जल्दी टॉर्क प्रोड्यूस करेगा और इजीली कर सकेगा। उसमें रीज़न क्या है बेटा कि इसका मूवमेंट आर्म क्या है, ज़्यादा। मूवमेंट आर्म के ज़्यादा होने से टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। और अगर मैंने फोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा अप्लाई नहीं करनी, बल्कि मैंने लॉन्ग आर्म स्पैनर यूज़ करना है और कम फोर्स अप्लाई करनी है, तो बेटा फिर मैं लॉन्ग स्पैनर यूज़ करके इसमें टॉर्क क्या कर सकती हूँ, प्रोड्यूस कर सकती हूँ ज़्यादा। ठीक है, ये दो फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर टॉर्क और मूवमेंट ऑफ फोर्स डिपेंड करता है बेटा। टॉर्क का दूसरा नेम क्या है, मूवमेंट ऑफ फोर्स। अब इसकी जब आप डिस्क्रिप्शन लिखोगे ना, आप क्या लिखोगे बेटा, टॉर्क कैन बी इंक्रीज, टॉर्क कैन बी इंक्रीज इफ वी इंक्रीज दी फोर्स, फोर्स इंक्रीज कर दें तो टॉर्क क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा फैक्टर क्या है बेटा, मूवमेंट आर्म, एल क्या है, मूवमेंट आर्म, मूवमेंट आर्म को इंक्रीज कर देंगे तब भी टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो बाय इंक्रीजिंग द फोर्स एंड बाय इंक्रीजिंग द मूवमेंट आर्म टॉर्क कैन बी इंक्रीज, और टॉर्क का दूसरा नेम क्या है बेटा, मूवमेंट ऑफ फोर्स। ग्रेटर इज द फोर्स, ग्रेटर विल बी मूवमेंट ऑफ फोर्स। मूवमेंट ऑफ फोर्स का मतलब क्या होगा, टॉर्क। तो आपकी बुक में ये वर्डिंग लिखी है बेटा, ग्रेटर इज द फोर्स,
ग्रेटर विल बी मूवमेंट ऑफ फोर्स। मूवमेंट ऑफ फोर्स का मतलब क्या होगा? टॉर्क। अगर आप मूवमेंट ऑफ फोर्स का लफ्ज नहीं यूज करना चाहते हो तो फिर आप उसकी जगह क्या लिखोगे? टॉर्क लिखोगे। तो हो सकता है आपको जो है बुक से पढ़ते हो थोड़ी सी डिफिकल्टी यहाँ पे ये फील हो कि ग्रेटर इज द फोर्स, ग्रेटर विल बी मूवमेंट ऑफ फोर्स। फिर वो बात करता है ग्रेटर इज द मूवमेंट आर्म, ग्रेटर विल बी मूवमेंट ऑफ फोर्स। मूवमेंट ऑफ फोर्स का मतलब क्या है? टॉर्क है बेटा। तो आप इसको अपनी वर्डिंग में सिंप्लीफाई करके ये लिख सकते हो, ग्रेटर इज द फोर्स, ग्रेटर विल बी टॉर्क, ग्रेटर विल बी मूवमेंट आर्म, ग्रेटर विल बी टॉर्क। या आप इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने हैं तो आप ये लिख सकते हैं, टॉर्क कैन बी इंक्रीज इफ वी इंक्रीज द फोर्स एंड मूवमेंट आर्म। बाय इंक्रीजिंग द फोर्स एंड बाय इंक्रीजिंग द मूवमेंट आर्म, टॉर्क कैन बी इंक्रीज। क्लियर है? आप इसकी ये जो है वर्डिंग यूज कर सकते हो और इसमें अपने अंदर एबिलिटी भी पैदा कर लें कि हमने फॉर्मूला से किन क्वेश्चंस के आंसर को डिस्क्राइब कर सकते हैं। टॉर्क का फॉर्मूला क्या है बेटा? टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म। अब हम यूनिट ऑफ टॉर्क को डिस्क्राइब करते हैं। यूनिट ऑफ टॉर्क। ओके बेटा, फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन। मूवमेंट आर्म का यूनिट क्या है? मीटर। मूवमेंट आर्म क्या होता है बेटा? डिस्टेंस होता है, तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर। मूवमेंट आर्म क्या था? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड द मूवमेंट आर्म। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एल एंड इट्स यूनिट इज मीटर। तो इस वजह से मूवमेंट आर्म का यूनिट क्या है? मीटर। फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन मीटर। तो न्यूटन मीटर विल बी द यूनिट ऑफ टॉर्क। ठीक है, अगर फोर्स 1 न्यूटन अप्लाई की जाए और 1 मीटर परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो इन दैट केस जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो कितना होगा? 1 न्यूटन मीटर। 1 न्यूटन मीटर टॉर्क कैन बी प्रोड्यूस बाय अप्लाइंग द फोर्स ऑफ 1 न्यूटन ऑन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। क्लियर है बच्चों? तो ये है बेटा न्यूटन मीटर की डेफिनेशन भी है। न्यूटन मीटर इज द यूनिट ऑफ टॉर्क। व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच टॉर्क डिपेंड? टॉर्क डिपेंड अपॉन द फोर्स एंड मूवमेंट आर्म। फॉर्मूला क्या है बेटा? टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय मूवमेंट आर्म। और इसको मैंने वर्डिंग में भी लिख दिया है। यूनिट ऑफ टॉर्क क्या है? न्यूटन मीटर। तो आप यहाँ से डिस्क्राइब कर सकते हो बेटा। यहाँ अगर क्वेश्चन आता है व्हाई वी कैन यूज दी लॉन्ग आर्म स्पैनर टू टाइट दी नट इजीली, तो उसकी रीज़न क्या है बेटा? लॉन्ग आर्म स्पैनर क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि लॉन्ग आर्म स्पैनर यूज़ करेंगे तो टॉर्क जो है वो प्रोड्यूस ज़्यादा होगा। अगर हम कम फोर्स अप्लाई करना चाहते हैं, फोर्स बहुत ज़्यादा अप्लाई नहीं करना चाहते और नट को टाइट करना चाहते हैं, तो मैं शॉर्ट आर्म स्पैनर की बजाय लॉन्ग आर्म स्पैनर यूज़ करूँगी तो टॉर्क ज़्यादा ईजिली प्रोड्यूस हो जाएगा। इसी वजह से बेटा जब आप डोर को ओपन करते हो ना तो हैंडल एक्सिस ऑफ रोटेशन से काफ़ी दूर होता है। हैंडल को एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये मैंने जब डोर बनाया था ना, ये मैंने डोर बनाया है बेटा, ठीक है, ये यहाँ से खुला हुआ है, ये इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यानी जिसको हम आम वर्डिंग में कब्जे बोलते हैं। ये हिंग्स होते हैं जहाँ पे ये डोर जो है वो इन 3 पॉइंट के अक्रॉस जो है ये रोटेट करेगा। यहाँ हैंडल होता है, इस हैंडल को इसके करीब क्यों नहीं शिफ्ट किया जाता, यानी ये हिंग्स के करीब क्यों नहीं शिफ्ट किया जाता? उसकी रीज़न क्या है कि अगर इस हैंडल को इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के करीब शिफ्ट कर देंगे तो इसमें रोटेशन जल्दी प्रोड्यूस नहीं होगी। इट विल रिक्वायर मच फोर्स टू प्रोड्यूस दी रोटेशन। तो इस वजह से जितना हम इस हैंडल को इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर करते जाएंगे टॉर्क इजीली क्या होगा? प्रोड्यूस होगा। तो ये था बेटा टॉर्क का टॉपिक। लॉन्ग क्वेश्चन भी है, शॉर्ट भी है, बोथ इम्पॉर्टेंट फॉर लॉन्ग एंड शॉर्ट। शॉर्ट इसके बीच में से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं बेटा। कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं? डिफाइन टॉर्क, गिव एग्जांपल, या डिफाइन टॉर्क, राइट इट्स फॉर्मूला एंड यूनिट, ये क्वेश्चन अलग से बन सकता है। डेफिनेशन लिखेंगे, टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स इज कॉल्ड द टॉर्क और मूवमेंट ऑफ फोर्स। और फॉर्मूला क्या है टॉर्क का? टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय मूवमेंट आर्म। और उसके बाद बेटा यूनिट ऑफ टॉर्क की अलग से डेफिनेशन आ जाती है, ये भी आपकी बुक में गिवन है, नोट्स पे भी गिवन है। यूनिट ऑफ टॉर्क इज न्यूटन मीटर और इसकी डेफिनेशन क्या है? 1 न्यूटन मीटर टॉर्क कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय अप्लाइंग दी फोर्स 1 न्यूटन ऑन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। ठीक है, ये डेफिनेशन है इसकी। फिर बेटा क्वेश्चन आ सकता है व्हाट आर दी फैक्टर्स ऑन विच टॉर्क डिपेंड। ठीक है, इसकी डिटेल लिखेंगे हम, तो हम क्या लिखेंगे? टॉर्क डिपेंड्स अपॉन दी फॉलोइंग फैक्टर, बुलेट्स की फॉर्म में लिखिए, फोर्स एंड मूवमेंट आर्म। तो आप यहाँ से बता सकते हैं बेटा इफ वी इंक्रीज दी फोर्स
torque can be increased, and if we increase the moment arm then torque can be increased. या एक ही सेंटेंस में करना है तो आप क्या लिख सकते हो, by increasing the force and moment arm torque can be increased. ठीक है, ये चीज़ आ गई. फिर बेटा क्वेश्चन आ सकता है differentiate between axis of rotation and line of action of force. ये मैंने डेफिनेशन भी लिख दी है, तो डिफरेंशिएट में आएगा तो लाइन लगा के लिखेंगे. एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, ए लाइन और ए पॉइंट अलोंग विच ए बॉडी इज रोटेट इज कॉल्ड दी एक्सिस ऑफ रोटेशन. एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या है बेटा, द लाइन अलोंग विच द फोर्स इज अप्लाइड इज कॉल्ड दी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. और उसके बाद बेटा ये अलग से शॉर्ट आ जाता है डिफाइन मूवमेंट आर्म. डिफाइन मूवमेंट आर्म. अगर इसकी बेटा हम बात करते हैं ना रिजिड बॉडी, ये है रिजिड बॉडी. मैंने कहा ये रिजिड बॉडी इस एक्सिस के अक्रॉस क्या करती है, रोटेट करती है, यानी इसके ये रोटेशन इस एक्सिस के अक्रॉस है. मैंने फोर्स अप्लाई की इस डायरेक्शन में, ये है फोर्स, ये क्या है एक्सिस ऑफ रोटेशन. एक्सिस ऑफ रोटेशन से लाइन ऑफ एक्शन के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ना बेटा, ये कहलाता है मूवमेंट आर्म. एल, एल इज दी मूवमेंट आर्म. अब ये डायग्राम बना के भी चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हैं बेटा. द पॉइंट और लाइन अलोंग विच बॉडी इज रोटेट इज कॉल्ड दी एक्सिस ऑफ रोटेशन. What is the line of action of force? The line or a point along which force is applied is called the line of action of force, and the perpendicular distance between axis of rotation and line of action of force is called the movement arm, and it is represented by L and its unit is meter. ठीक है, ये थे बेटा आज का हमारा ये टॉपिक टॉर्क एंड टॉर्क के फैक्टर्स. फिर उसकी डिटेल, जब आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है ना तो फिर बेटा इसकी सीक्वेंस क्या होगी, आप डेफिनेशन लिखोगे, आप एग्जाम्पल्स लिखोगे, आप ये लॉन्ग एंड शॉर्ट आर्म स्पैनर की डायग्राम बना के इसको एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है, एक्सप्लेन करने के बाद फिर बेटा आप एक्सिस ऑफ रोटेशन, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, मूवमेंट आर्म की डेफिनेशन, इनको आप डिस्क्राइब करोगे. फिर आपने फैक्टर्स, इनकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है, फिर फॉर्मूला, फिर एंड पे क्या लिखना है, यूनिट ऑफ टॉर्क. तो इस सीक्वेंस के साथ आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है. उसके बीच में ये सारे बीच में शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनते हैं. इसको लर्न कीजिए. छोटा सा टॉपिक है, आसान है, लेकिन इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है. ठीक है, तो बाय अप्लाइंग द फोर्स अगर बॉडी में टर्निंग इफेक्ट, रोटेशन प्रोड्यूस हो जाती है, एंड दैट टर्निंग इफेक्ट इज कॉल्ड द टॉर्क, और टॉर्क का नाम क्या है, मूवमेंट ऑफ फोर्स. इजी टॉपिक है बेटा, इसको अच्छा से लर्न कीजिए. इंशाल्लाह फिर जो है हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे. अपना बहुत सारा ख्याल रखें और लर्निंग साथ साथ कीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.